अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन का। वेव फंक्शन होते क्या है, उससे पहले हम उसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, हम पहले वेव के बारे में पढ़ लेते हैं कि असल में हमारे पास वेव्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम वेव को देखते हैं एक दफ़ा कि वेव होती क्या है, वेव किस तरह से हमें नज़र आती हैं, वेव का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम वेव फंक्शन पे जाते हैं। हमें वेव पता है कि इन क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारे पास वेव्स क्या होती थी कि जब भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते थे, जब भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते थे तो उसमें क्या होता था, हमारे पास वेव बनना शुरू हो जाती थी, वेव बनना शुरू हो जाती थी। जैसे कि हमारे पास एक पूल है, हम उस पूल में क्या करते हैं, अपना स्टोन फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है उसके इर्द गिर्द हमारे पास वेव बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, दीवार से बांध देता हूँ, ठीक है, और दूसरी जगह से मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को अब वाइब्रेट करना शुरू करता हूँ, उसको मोशन में लाना शुरू करता हूँ, तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग वेव्स की शक्ल में आना शुरू हो जाएगी, वो वेव्स उसमें जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि वेव बनती किस तरह से हैं। वेव हमें अब दूसरा सवाल में ये भी पता चल गया कि हमारे पास ये वेव दिखती किस तरह से। तो ये तो हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स की बात हो गई। अगर हम क्वांटम फ़िज़िक्स की बात करें तो क्वांटम फ़िज़िक्स में हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। हमारे पास क्या होता है, क्वांटम फ़िज़िक्स में मैटर होता है। अब इस मैटर में किस तरह से वेव प्रोड्यूस होगी, मैटर क्या कैसे अपनी वेव को जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटम फ़िज़िक्स में हमारे पास मैटर जो है वो एक पार्टिकल्स है। मैटर क्या है, हमारे पास तो हमें ये पता है कि पार्टिकल्स जो है वो क्या करता है, पार्टिकल्स हमारे पास एज अ वेव बिहेव करता है। क्यों, इससे पहले हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ा, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो उन सब में हमने इस चीज़ पे हमारा ऑब्जर्वेशन हमारी हुई, हमारा ये मुशाहिदा निकला कि जो पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो भी हमारे पास एक वेव नेचर, एक वेव पैटर्न को जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वेव्स होती हैं, वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं वेव्स, हमारे पास टू टाइप की वेव्स होती हैं। अब इन 2D डायमेंशन में जब हमारे पास 2D का जिक्र होगा और जब वेव हमारे पास किस तरह से जनरेट करती है, तो वेव हमारे पास ये इस तरह से मूव करती है। लेकिन जब हमारे पास वेव को 3D डायमेंशन किस तरह से होगी, जब हम किसी भी पार्टिकल्स को बॉक्स में बंद कर देंगे, जब भी किसी पार्टिकल को हम बॉक्स में बंद कर देंगे तो उस वक्त हमारे पास वेव किस तरह से पैटर्न शो करेगी, तो उस वक्त जो वेव है वो हमारे पास जस्ट लाइक ये वाला पैटर्न शो करेगी कर्व का। उसके बाद हमें एक चीज़ पता है कि वेव जब भी शो करती है तो वेव के जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारे पास क्या है, वेव की डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ये वेव की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई, तो वेव क्लासिकल फिज़िक्स में हमारे पास, अब ये तो हमें पता चल गया कि वेव हमारे पास क्या है, ये वेव की डिस्प्लेसमेंट है, और वेव हमारे पास साइनोसाइडल वेव्स होती हैं। वेव हमारे पास कौन सी होती हैं, साइनोसाइडल वेव, जिसकी वजह से हमारे पास ये साइन आ गया। दूसरी चीज़ क्या है कि साउंड वेव्स हमारे पास क्या होती हैं और साउंड वेव किस तरह से जाती हैं। तो साउंड वेव में हमारे पास क्या प्रेशर लग रहा होता है, तो जब साउंड वेव होगी प्रेशर के साथ, तो प्रेशर जो है वो वेरिएंट्स कहलाएगा, क्योंकि उसके कुछ वेरिएंट्स होंगे। तो जब वो होगा प्रेशर के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये तो दो चीज़ें होंगी। तीसरी वेव हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, दो चीज़ें होंगी। कौन सी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव होगी तो उस वक्त वेव क्या किस तरह से शो करेंगे, इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास किस तरह से होगी, बी इजिकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये तो हमारे पास हो गया सारा क्लासिकल फिजिक्स का। अब जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास आ जाता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है, वो कहता है अ वेव फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ अ मोमेंटम। कि हमारे पास वेव फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि मैथमेटिकल स्टेट है किसकी, क्वांटम फिजिक्स की, और इसमें हम क्या करते हैं, टाइम और पोजीशन के हवाले से इसको डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसको रिप्रेजेंट क्या किससे किया जाता है, इसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। साई एज अ ग्रीक लेटर्स होता है हमारे पास, ठीक हो गया। अब
इसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली हमने हमने क्लासिकल वेव्स की ये सारी चीज़ों के भी बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वांटम फिज़िक्स के अंदर। तो क्वांटम फिज़िक्स में हमें पता है जो पार्टिकल जो हैं वो बिहेव करता है एज अ वेव। इससे पहले इससे पहले वेव फंक्शन को हमारे पास जो एक सिंपल से का आप आइडिया था, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। जो आइडिया था वो किसने दिया था? इन सबसे पहले हमारे पास इस वेव फंक्शन को जो एक्सप्लेन नहीं किया गया, वेव फंक्शन के सिर्फ एक हमारे पास फार्मूला दिया गया। जैसे कि हमारे पास न्यूटन्स के कुछ लॉज हैं, तो वैसे ही क्वांटम फिज़िक्स में वेव फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के हमारे पास कुछ फार्मूले थे। लेकिन उस फार्मूले को ये नहीं बताया गया कि इसमें इस फार्मूले का काम क्या है या क्या काम करता है ये फार्मूला। तो हमारे पास फिर अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि जो टाइम है और पोजीशन और टाइम के लिहाज से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 3D ग्राफ होते हैं जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं। तो चौथी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? हमारे पास चौथी डायमेंशन जो है वो टाइम के लिहाज से होगी। जैसे कि ये साई इज इक्वल टू पी और टी। तो ये पी हमारे पास क्या, ये पोजीशन है, और टी हमारे पास क्या है, टाइम। हम पी को आर भी लिख सकते हैं, आर भी हमारे पास क्या शो करेगा? पोजीशन ही शो करेगा। उसके बाद हम सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन सी वेव में हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होगा और कौन सी वेव में हमारे पास जो है वो मोमेंटम कम होगा। आप देखें, आप फ़र्ज़ करो आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आपने दीवार के साथ बांध दिया। स्ट्रिंग को आपने क्या किया? दीवार के साथ बांध दिया, और उसको आपने ज़्यादा मोमेंटम के साथ आपने क्या किया? उसको वाइब्रेट किया। तो ये आपके पास जो वेव लेंथ है, ये हमारे पास क्या है? वेव का जो डिस्टेंस है लैम्डा है, ये कम है। तो इसमें क्या होगा? आपके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यही चीज़ अगर आप बहुत हल्के मोमेंटम के साथ करते हैं तो उस वक़्त आपके साथ देखें क्या होगा? उस वक़्त ये होगा आपके पास कि हमारे पास ये जो लेंथ है इसकी वेव लैम्डा हमारे पास ये इंक्रीज़ कर जाएगा, वेव लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? मोमेंटम कम होगा। इसमें मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे हमारे पास क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? वो कहता है प्रोबेबिलिटी इज़ द चेंज टू फाइंड अ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर वेव आर नाउ एज प्रोबेबिलिटी। हम क्या करते हैं? किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको निकालने के हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने इस जगह पे ढूंढा है तो दोबारा भी हमें इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे मिले। वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्शन कहते हैं या प्रोबेबिलिटी हम डेंसिटी कहते हैं उसको। तो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास ये होती है जिसके अंदर जो मैक्सिमम पीक जो होती है ना, ये मैक्सिमम पीक ये हमारे पास क्या कहलाती है? वो फाइंडिंग एरिया होता है जिसमें हमारे पास चांस 100% होते हैं, मैक्सिमम परसेंट चांस होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये हमारे पास मिनिमम पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे पास फाइंडिंग जो हमारे पास पार्टिकल्स है वो यहाँ पे मिनिमम होंगे कि यहाँ पे मुश्किल से हमें मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर चांस हमारे पास क्या होते हैं? उसकी मैक्सिमम पीक पर। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी हमने देख ली क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या करना है आपने? जो आपके पास प्रोबेबिलिटी सिंपल हमारे पास जो साई और हमारे पास पोजीशन के साथ जो टाइम के रिस्पेक्ट में था, हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर ले लेना है। तो द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेव फंक्शन हैज़ अ मीनिंग आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये जो प्रोबेबिलिटी को डेंसिटी हमने बताया, जैसे पी को हमने यहाँ पे आर लिखा हुआ था, तो पी हमारे पास पोजीशन, और पोजीशन में हमारे पास क्या होते हैं? तीनों एक्सिस होते हैं स्पेस। तो एक्स वाई जी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने अब क्या करना है? प्रोबेबिलिटी का अच्छा, हमारे पास जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात की गई। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि a माइनस बी आयोटा के ऊपर बार है, तो हम जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी आयोटा। और हमें पता है कि पहली वैल्यू हमेशा रियल होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा क्या होती है? इमेजनरी नंबर होती है। तो इसी तरह से तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? a प्लस बी आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी मालूम करी। प्रोबेबिलिटी हमें पता क्या होती है? साई
और हमारे पास जो हमारे पास स्पेस होती है, स्पेस और टाइम के लिहाज से, तो स्पेस हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, और टाइम हमारे पास ये। अब हमने जब भी प्रोबेबिलिटी को आंसर निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर से उसको प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। प्रोबेबिलिटी जब हमने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवाया प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साई साई का स्क्वायर बन जाएगा। और जब ये साई और साई को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब प्रोबेबिलिटी के हमारे पास जो है 2 आंसर बनते हैं, कौन कौन से, या तो ये 1 होगा और या तो ये 0 होगा, या तो ये 1 होगा या तो ये 0 होगा। आपने याद रखना है जब प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होगा तो उस वक्त क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यूज़ होगी किसकी, फाइंडिंग का पार्टिकल की। और उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अपने पार्टिकल को उस वक्त बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। और जब हमारे पास 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी की। हम जब अपने पार्टिकल्स को ढूंढेंगे, तो आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ ये पीक जा रही है, तो ये पीक हमारे पास क्या शो कर रही है, मैक्सिमम पॉइंट है किसका, प्रोबेबिलिटी का। और ये जो हमारे पास डाउनवर्ड पीक्स हैं, तो हमारे पास ये किस चीज़ की है, मिनिमम पॉइंट है किसका, प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉर्मलाइजेशन। वो क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज यूनिटी इन द गिवन स्पेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास पीक आ रही होती है, और ये साई 1 जो है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है पहली। तो अब इसको हम लिखते कैसे नॉर्मलाइज कंडीशन को, तो हमारे पास ये देखें 5 एक्स वाई जी टी, फिर दूसरा हमने 5 को उसी के मल्टीप्लाई करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू वी के, और यहाँ पे हमने लिमिट क्या लगा दी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप डिपेंड यहाँ पे 0/x भी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू है, आप खुद डिपेंड कर सकते हैं कि आपने ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। और ये चीज़ हमारे पास क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कांस्टेंट विच इज़ मल्टीपल बाय द वेव फंक्शन। और जितनी दफ़ा हम इसके कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वेव फंक्शन आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको टॉपिक ये समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।